क्वेश्चन है प्रिज्म के पदार्थ की वर्ग विक्षेपण क्षमता की परिभाषा लिखे। तो इसका डेफिनेशन बुक से आप लोग रट लेना, ठीक है। और बाकी का जो है फार्मूला ये हो जाएगा, वर्ग विक्षेपण मतलब बैगनी कलर के लिए न्यूनतम विचलन कोण, फिर रेड कलर के लिए न्यूनतम विचलन कोण, अब बटे में फिर मध्यवर्ती पीले रंग के लिए विचलन कोण न्यूनतम। मिनिमम एम का मतलब मिनिमम होता है, तो हालांकि एम वर्ड यूज नहीं किया जाता है, इसमें डब्ल्यू यूज किया था, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, बैगनी कलर के लिए विचलन कोण माइनस रेड कलर के लिए विचलन कोण बटे मध्यवर्ती कलर पीले को माना जाता है, तो पीले कलर के विचलन कोण से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वर्ड विक्षेपण क्षमता आ जाती है। तो वर्ड इसको डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को थीटा भी बोलते हैं। तो कब वर्ड विक्षेपण क्षमता बराबर थीटा बाई वाई, थीटा क्या होता है, विक्षेपण, वर्ड विक्षेपण ओनली होता है ये। इस बात को ध्यान रखना, बाकी डेफिनेशन से बुक से डेफिनेशन लिख लेना। अब इसमें क्या है बात ध्यान रखना, जैसे वी आई बी, सॉरी, वी आई बी जी वाई ओ आर होता है, तो बीच में तो ग्रीन वाला आता है, ठीक है। लेकिन हम मध्यवर्ती इसको नहीं मानते, हम मानते इसको है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये नोट करने वाली बात है। इसको मध्यवर्ती नहीं मानते, मानते इसको है, ठीक है। एक घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए। क्वेश्चन ये है, उसने धन गलत लिख दिया, वो घन। तो ये आवेश जो है घन के केंद्र पर रखा हुआ है, Q इक्वल टू कितना है, 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स तो निकलेगा आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, आई इक्वल टू क्यू नेट अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये सेंटर में रखा है तो सारे फ्लक्स से बराबर बराबर फ्लक्स निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स अगर हमारा कितना है, क्यू नेट अपान में एप्सिलॉन नॉट, तो किसी एक फ्लक्स से मात्र छठवा भाग निकलेगा, बाकी तो 5 फलक से अलग अलग निकलेंगे ना, टोटल 6 फलक हैं। तो कुल फ्लक्स कितना है, क्यू नेट अपान में एप्सिलॉन नॉट, यही जो होगा 6 फलक से निकलने वाला फ्लक्स भी होगा, समझ गए। तो ये फाई यहाँ पे हमने लिख दिया है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्यू नॉट अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब एक फलक से कितना निकलेगा, तो जितना फलक्स पहले था उसी के में 1/6 का गुणा कर दो, एक फलक से निकल आएगा, क्योंकि ये वाला 6 से था, यहाँ 6 गया तो 6 का भाग दे दो, तो कुल फ्लक्स हमारा कितना आ जाएगा, तो एक फलक के लिए कितना आ जाएगा, क्यू का मान हमने लिख दिया 10 गुणे 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम, कूलम का 9/एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6 सॉल्व कर लो, तो 10/6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ लोग 5/3 इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट गुणे में 10⁻⁻6 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कूलम। इसका मात्रक जरूर ध्यान रखना, मात्रक जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फ्लक्स निकल आया, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा है कि संधारित्रों के दिए गए नेटवर्क में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें और 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए, ये पूछ रहा है। एक फलक, पिछले क्वेश्चन में ये भी लिख देना, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स 5/3 1/में इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ख नंबर, ठीक है, जो अभी अभी पढ़े थे। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये फिगर इस तरीके से हमने बनाया है, ये फिगर बुक में भी है, इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट के नाम देने पड़ेंगे सॉल्व करने से पहले, नहीं तो लिखना बहुत ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो ए हो गया, हमें यहाँ इस पॉइंट का सी नाम दे दिया, और इसके बाद ये तो बी है ही है, तो यहाँ पे सी दे दिया, सी के बाद फिर इस पॉइंट का नाम हमने डी दे दिया,
डी के बाद फिर इस पॉइंट का नाम ई दे दिया, ये वाले पॉइंट का। फिर इसके बाद ये एफ दे दिया, जी दे दिया, जितना जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम पॉइंट बिंदु दे देते हैं नाम, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे तो डिपेंड करता है शुरुआत, तुमने शुरुआत कहाँ से करी। तो शुरुआत हम जिसकी प्रैक्टिस है उसको पहले पता हो जाता है कहाँ से करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करते करते फिर लास्ट में पूरा सर्किट खत्म हो जाए, सिंगल संधारित्र बचे। तो इन तीनों को, ये समांतर क्रम में है, तीनों को सॉल्व करूंगा तो 3 3 3 समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ता है, तो 3 3 9 9 हो जाएगा। तो यहाँ से जी और एफ के बीच का बिंदु, जी और एफ के बीच तुल्य धारिता सी, सी का मतलब धारिता, जी एफ का मतलब जी और एफ के बीच का कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 9। खत्म कहानी। इनको हटाओगे, इसकी जगह में 9 मान लो, 9 आ गया। अब इनको भूल जाओ, इसकी जगह में 9 मान लो पूरा, तीनों की जगह में। अब ये 9 हो जाएगा पूरा, ये 18 हो जाएगा। तो ई और एफ के बीच में मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ई और एफ के बीच में एक 9 माइक्रोफैरेड का होगा, एक 18 माइक्रोफैरेड का होगा। तो बिंदु ई व एफ के बीच तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 1/, में ई सी ई एफ, क्योंकि अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2। तो यहाँ पे C1 की जगह में यहाँ पे 18 रख दोगे, और C2 की जगह 1/9 रख दोगे, और C2 की जगह 9 रख दोगे और सॉल्व कर लोगे तो CEF कितना आ जाएगा। ये शॉर्टकट होता है 18 × 9/18 + 9, C1 C2 अपान में C1 + C2। तो सॉल्व करोगे तो 18 माइक्रोफैरेड आ गया। अब इसको प्लस इसको हटा के क्या करोगे, 18 रख, सारी इसकी जगह में 6 रख दोगे। जब इन तीनों को जगह में, इन तीनों की जगह, इनके सब की जगह में 6 रख दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, इसके समांतर में ये 6 बच रहा है। तो हमें क्या है, बिंदु सी व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। इधर 6, ये अकेला 6, तो दोनों 6 6, इन सब का मिला के 6 आ रहा है, अकेला 6, तो दोनों समांतर क्रम में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 6 + 6 12 हो जाएगा। फिर भी हमको लिख के तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बिंदु सी व बी के बीच तुल्य धारिता सी बी, सी का मतलब धारिता कैपिटल सी, ये छोटा सा सी बी का मतलब हो गया, बता रहा है कि किन किन बिंदुओं के बीच हम निकाल रहे हैं। तो 6 + 6 12 माइक्रोफैरड हो गया। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, सी से बी तक। अब हम कहाँ पहुँचेंगे, ए से बी के बीच में। ए से बी के बीच में जब आएंगे तो ये पूरा तो साल हो करके ये कितना हो गया है, 12। ये 104 श्रेणी क्रम में लगा रहेगा। तो इस तरीके की कहानी, 104 का ये पूरा मिला के 12। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ए और बी के बीच का निकलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/c = 1/c1 + 1/c2 होता है। तो बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता कितनी होगी, मध्य या बीच मात्र एक ही होता है, 1/, में सी ए बी, 1/, में C1 + 1/c2। C1 की जगह में 4 आ जाएगा, C2 की जगह में 12 लिख दो, सॉल्व कर लोगे, सी ए बी कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड। तो इस पूरे सर्किट की हटा के एक सिंगल प्रतिरोध हम लगा देंगे, ये वाला 3 माइक्रोफैरेड का, इधर 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, ठीक है। तो अब इधर 2 वोल्ट की बैटरी है, 3 माइक्रोफैरेड का। तो इस पूरे सिस्टम में जितने भी संधारित्र मिला के उनकी जगह में एक 3 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा दें, उन्हीं के बराबर काम करेगा। तो ये मान लेते हैं कि ये 3 माइक्रोफैरेड के बराबर है सारे संधारित्र। इसमें आवेश कितना आया होगा ये कैलकुलेशन करते हैं। तो Q = C भी फार्मूला होता है, C इसकी धारिता कितनी है, 3, V कितना, 2 वोल्ट। तो कितना विभवांतर वो आवेश आ गया, 3 माइक्रो, 3 6 × 6 माइक्रो कूलम का, या इसको बोल सकते हैं 6 × 10⁻⁶ कूलम, इतना आवेश इधर गया होगा, ठीक है, बैटरी के थ्रू। अब बैटरी से गया आवेश, तो अभी इस पे मत आना क्योंकि ये अलग तरीका है सॉल्व करने का, इसलिए मैं इसमें ऐसे बना दिया हूँ इधर से, ठीक है। ये वाला अलग तरीका सॉल्व करने का। तो यहाँ से आवेश गया, अब जब आवेश जाता है तो जितने भी समांतर क्रम में पड़ेंगे सब में बराबर बराबर आवेश जाता है। निकालने का तरीका तो वही है, तुल्य करके निकालते हैं तुल्य संधारित्र की। लेकिन वो तुल्य संधारित्र जिन भी समांतर क्रम के संयोजनों से आया होगा उनमें सब में सेम आवेश जाता है। इसमें 4 था, इधर कितना आया था, 12, 12 में भी क्यों गया होगा,
4 में भी क्यों जाएगा, तो हमको 12 वाले से कोई मतलब नहीं, हमको 4 वाले से मतलब, तो 4 में 12 कूलम आवेश गया होगा, सॉरी 6 कूलम, 4 माइक्रोफैरेड वाले में 6 माइक्रो कूलम आवेश गया होगा, 12 वाले में भी 6 गया होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसमें 6 वाले में भी, सॉरी 4 माइक्रोफैरेड वाले में भी 6 माइक्रोकूलम गया होगा, 12 माइक्रोफैरेड वाले में भी 6 माइक्रोकूलम गया होगा आवेश, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करोगे, हमको 4 वाले का आवेश पता चल गया और 4 वाले की धारिता पहले से पता थी, तो वोल्टेज हमको निकल जाएगा। 4 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र पर विभव कितना होगा, विभवांतर, सॉरी विभवांतर कितना होगा, V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो Q कितना हमारे, मेरा ये 6 गुणे 10 घात माइनस है, और धारिता कितनी है, 4 गुणे 10 घात मैंने सॉल्व कर लेंगे तो 1.5 वोल्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन में कह रहा है स्नेल का नियम लिखे, तो स्नेल का नियम तो तुम लोग लिख ही ले सकते हो, ठीक है। स्नेल का नियम, स्नेल नियम, ठीक है। क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अचर होता है। यहाँ पे चित्र बना हुआ है स्नेल के नियम से, साइन आई अपान में साइन आर इक्वल टू अचर, ये क्या, इसका मान किसके बराबर होता है, N2 अपान N1, मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, इतना लिख देना। इसके बाद में अब 2 नंबर का है, अगर लिखना हो तो N2 क्या है इसको लिख देना, N1 क्या है इसको लिख देना, ठीक है। I क्या है इसको लिख देना, और R क्या है इसको लिख देना, ठीक है, टाइम बचे तो, ठीक है। हेलो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ये N2 माध्यम 2 का अपवर्तनांक, N1 माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ठीक है, ये 1 का हो जाएगा। I आपतन कोण और R अपवर्तन कोण, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभव वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव के परिवर्तन की अधिकतम दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। इसमें अधिकतम शब्द लगा दिया है, तो विभव प्रवणता बराबर dV बटे में dr, अधिकतम शब्द नहीं लगाओगे तब भी सही रहेगा ये, ठीक है। अब विभव प्रवणता था वैद्युत क्षेत्र में संबंध, अब हम जानते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू माइनस dV बटे dr मैक्स, ये क्या होता है, ये वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। विभव प्रवणता में तो मैक्स लगाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के लिए मैक्स लगाना जरूरी होता है, ठीक है। फिर भी अगर लगा दोगे तो कौन इतना चेक कर रहा है, ठीक है, इतना डेप्थ में जाके कोई नहीं पढ़ता है। तो विभव प्रवणता बराबर dV बटे में dr, r क्या हो गया, दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने वहां पे d लिख दिया था, यहाँ पे r जो है दूरी को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा v कैपिटल V अपान में dr मैक्स, ये विभव प्रवणता होगा। समीकरण 1 तथा 2 से वैद्युत विभव प्रवणता बराबर माइनस का E, ठीक है। यहाँ से इसको सदिश रूप में लिखोगे तो विभव प्रवणता बराबर dV बटे dr मैक्स इंटू r कैप, ये r कैप हो जाएगा इक्वल टू माइनस, ये वाला जो है ये सदिश रूप में हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखो। बस खत्म कहानी, बाकी सब नीचे कहानी कुछ नहीं लिखनी है, ठीक है, यहीं तक आंसर को लिखना है, ठीक है, यहाँ से लेकर, तो बात समझ में आ रही, कह रहा सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र की संचित ऊर्जा 1/ε0 E स्क्वायर है, प्रतीकों का सामान्य अर्थ। तो इसमें क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, खैर ये तो नहीं पूछा है, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। माना एक समांतर प्लेट वाइज संधारित्र की प्लेटों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तथा इनके बीच की दूरी d है, अतः संधारित्र की धारिता C इक्वल टू ε0/d, ये फार्मूले रटा होगा सबको। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, यहाँ पे विभवांतर
वी हो तो प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा कितनी होगी, यू इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सी की जगह ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी लिख देंगे। अब वी हमारा क्या होता है, ई डी। ई डी कहाँ से, विभव ई बराबर वी बाई डी होता है ना, विभवांतर बटे वी दूरी, समझ गए। तो यहाँ से वी की जगह में ई डी लिख देंगे, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो फिर जो है वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ये डी से डी कट जाएगा, एक डी बचेगा और एक ये वाला ए, तो ए डी हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर बचेगा, समझ गए। तो यहाँ से अब हमारा, अब ए डी क्या होता है, कोई भी प्लेट होगी, ये मान लो ये समान संधारित्र है, इसका एरिया जो है मान लो यहाँ पे ये वी वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। तो अगर इसका दूरी डी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, डी है, यहाँ से यहाँ का विभवांतर भी कितना है, वी है, वी तो यहाँ से दिख ही जाएगा। और एरिया इनका कितना है, दोनों प्लेटों का सेम एरिया है, ठीक है। तो इसके बीच का जो आयतन होगा, ये वाली प्लेटें ऐसे होती हैं ऐसे, तो इनमें ये वाला एरिया की बात कर रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एरिया, बीच की दूरी, ये वाली दूरी, तो एरिया इंटू डी करोगे तो आयतन निकल आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, घनत्व ऊर्जा में जब आयतन का भाग देंगे तो ऊर्जा घनत्व निकलेगा। जैसे द्रव्यमान में आयतन का भाग देते हैं तो द्रव्यमान घनत्व निकलता है। तो द्रव्यमान घनत्व को हालांकि केवल घनत्व बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा का घनत्व निकाल रहे हैं, इसलिए ऊर्जा घनत्व यहाँ पे बताना जरूरी। तो U इक्वल टू ऊर्जा घनत्व बराबर U बाई ए डी। अगर कहीं पे अगर केवल घनत्व लिखा है तो उसको हमेशा द्रव्यमान घनत्व मानते हैं, ठीक है। ए डी से ए डी कट जाएगा, U इक्वल टू 1/2 ई एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। स्मॉल यू लिखा है, ये ऊर्जा घनत्व को दर्शाता है, ये वाला ऊर्जा को दर्शाता है। ये टोटल ऊर्जा है, ये ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू, ये कैपिटल यू ऊर्जा को बताता है। बस यहीं तक करना था, इसके आगे नहीं करना। अगर पूछे कि के माध्यम के परावर्तुतांक में रखा हुआ है तुम्हारा संधारित्र, तो उसमें के का मल्टीप्लाई कर दोगे और कुछ नहीं होगा, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट के कर दोगे, खत्म कहानी। ये सारा दिख रहा होगा, यहाँ तक करना, वैसे तो यहीं तक करना, यहाँ तक भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन जो है, एक धातु के 3 तारों की लंबाई तथा द्रव्यमान का अनुपात क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात करो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे देख लो क्या होगा कहानी। दिया हुआ है L1 अनुपात L2 अनुपात L3 3:2:1। द्रव्यमान का अनुपात दिया M1 अनुपात M2 अनुपात M3 1:2:3। पूछा क्या है, R1 अनुपात R2 अनुपात R3। तो हमको पता है R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। अब यहाँ पे L तो है लेकिन M नहीं है, M कहाँ से लाओगे। तो M को लाने के लिए हम कुछ जुगाड़ करेंगे। हमको ये पता होता है कि द्रव्यमान बराबर होता है, अरे ये उल्टा लिख दिया क्या हमने। तो एक बार देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। अब हमको क्या है, यहाँ पे L तो है तो L वाले टर्म तो सारे आ जाएंगे, लेकिन A का हमें दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे A है दिया है द्रव्यमान में, तो द्रव्यमान का टर्म हम यहाँ पे लाएंगे। तो लाने के जुगाड़ क्या है, डी बराबर एम अपान वी होता है, और वी को हम ए इंटू एल लिख सकते हैं, एरिया इंटू लंबाई। वी क्या होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान। तो यहाँ से अब हम कैलकुलेट करेंगे तो ए को इधर लाओ, डी को इधर लाओ, तो ए बराबर में हमारा हो जाएगा ए बाई एल डी, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हर जगह यहाँ पे हम लिख देंगे, कहाँ पे, ए की जगह में एम बाई एल डी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो ये थोड़ा गड़बड़ था, एम और अपान में एल डी लिखेंगे, तो एल तो ऊपर चला जाएगा, डी भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा डी वो एल स्क्वायर बटे एम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इतना आ गया ये। अब इसके बाद क्या होगा, अभी हम इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 D1। अगर R1 का D1 हो जाएगा, डी का D1 और रो का रो1 और L1 बटे M1 का स्क्वायर, फिर D2 रो2 L2 का स्क्वायर बटे M2 स्क्वायर, D3 L3 D3 रो3
और L3 का स्क्वायर बटे M3 हो जाएगा। अब चूंकि सभी तार एक ही धातु से बने हैं, इसलिए ρ1 इक्वल टू ρ2 इक्वल टू ρ3 हो जाएगा, और D1 इक्वल टू D2, सभी का घनत्व बराबर होगा, सभी का विशिष्ट प्रतिरोध भी बराबर होगा हमेशा, अगर इस धातु समान है तो सभी तारों की। तो फिर क्या होगा, ये D1 D2 D3 गायब हो जाएंगे, ρ1 ρ2 3 सब इक्वल हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, L1 स्क्वायर बटे M1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर बटे M2 के स्क्वायर, L3 का स्क्वायर बटे M3। यहाँ पे M1 में स्क्वायर नहीं, L1 के स्क्वायर बटे M1 नहीं, सॉरी, R1 अनुपात R2 इक्वल टू R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर L1 का स्क्वायर बटे M1, L2 का स्क्वायर बटे M2, L3 का स्क्वायर बटे M3। यहाँ पे ये सब, ये दोनों अनुपात, ठीक है, वैल्यू पुट कर दोगे, L1 अनुपात L2 अनुपात L3 क्या है, 3:2:1, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, 3:2:1 स्क्वायर लगाते हुए, M1 M2 M3 1:2:3 है, रख दिए, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1/3 आएगा, और सही से सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 27 अनुपात 6 अनुपात 1 आंसर आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्योत्तल लेंस 1.5 वर्तनांक वाले कांच का बना है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे है होना चाहिए था, लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे हवा में रखा जाता है तथा वर्तनांक 1.25 के द्रव्य में डुबोया जाता है। तो दोनों केस में इसकी क्षमता का कैलकुलेशन करना, ठीक है, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है, फोकस दूरी अलग अलग निकाल लेंगे, फिर उससे क्षमता निकाल लेंगे, फिर अनुपात निकाल लेंगे, खत्म कहानी। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, माइक बंद कर लो। तो इसमें क्या कह रहा है कि कोई लेंस है, उसकी R1 का मान तो +20 दिया, R2 का मान -20 दिया, हालांकि इस क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया होता तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। मान लो इधर C1 इधर C2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R1 बोलते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को R2 बोलते हैं, अगर मान लो प्रकाश किरण इधर से आ रही है तो, ठीक है, प्रकाश किरण, ठीक। अब यहाँ पे कांच के पदार्थ का पूर्णांक 1.5 दिया हुआ, ठीक है, सॉरी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो अब यहाँ पे R1 इक्वल टू हम +20 लेंगे, R1 को हमने +20 लिया, क्योंकि ये वाली दूरी, या हमने कुछ गड़बड़ लिख दिया है इसको, R1 तो इधर होगा ना, ये 1 होगा, ठीक है, तो ये 2 होंगे, तो R2 हमारा अपने आप -20 हो जाएगा। अब इसमें देखें, जब लेंस हवा में, या ये हवा है, समझ गए, सही से लिखा नहीं है, ये हवा में रखा हो तो माना फोकस दूरी f है इसकी लेंस की, तो 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 -1/r2, तुम लोग खूब पढ़े हो ये, n की जगह 1.5 डाल दो, खत्म कहानी। अब जब इसी को हमने, जब लेंस को द्रव जिसका पूर्णांक 1.25 है में डुबो दिया जाए, तो माना फोकस दूरी f' हो गई, उस केस में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे तुम्हारा मामला फंस गया, दो ठोप पूर्णांक आ गए, उसमें क्या करोगे, ऐसे केस में क्या करना, 1/f इक्वल टू होता है 1/L, L का मतलब लेंस का पूर्णांक बटे n माध्यम का पूर्णांक, जिस माध्यम में रखा हो, ठीक है, -1 1/R1 -1/R2, ये हमेशा काम देगा, ये हवा में रखा होगा तो Nm का वैल्यू 1 हो जाएगा, किसी द्रव में रखा होगा उसका पूर्णांक जो होगा उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ NL कितना हो जाएगा, जब द्रव में डूबा होगा तो लेंस का तो पूर्णांक वही रहेगा n.1.5, क्योंकि लेंस तो कांच का, द्रव कितना होगा, ये माध्यम हो गया द्रव, तो द्रव का पूर्णांक 1.25 है, तो 1.25 Nm की जगह पे रख n बराबर 1.25 रख देंगे। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं, 1/f' इक्वल टू 1.5/1.25 -1 1/R1 -1/R2। इसको अगर सॉल्व करना हो तो करो, अदरवाइज फिर यहीं से हो जाएगा। ये इतनी वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है, तो इसको मैं अभी
काट दे रहा हूँ क्योंकि उसको मैंने आगे लिया नहीं था। ये हो गया समीकरण 2। अब तो आप देखो, माना हवा तथा द्रव में लेंस की क्षमता क्रमशः P और P डैश है। हमने मान लिया, तो मान लेंगे तो हमको है ना आसानी हो जाएगी, बार बार कई चीजें लिखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको भी हमने काट रखा है, तो ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो P अपान में P डैश इक्वल टू F डैश अपान F होगा। ये सबको पता होगा, क्यों? क्योंकि क्योंकि P इक्वल टू 1 अपान F होता है, याद रखना। तो P डैश इक्वल टू 1 अपान F डैश होगा। उस हिसाब से अगर देखोगे तो P अपान में P डैश इक्वल टू F डैश अपान F हो जाएगा। F डैश की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे रखनी पड़ेगी नीचे, 1.5 0 अपान में 1.25 माइनस 1 इंटू में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। F की वैल्यू कितनी होगी? इधर इसकी वैल्यू इधर जाएगी 1.5 माइनस 1 इंटू में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या? ऊपर बचेगा 0.5, नीचे बचेगा 0.25 बटे 1.25। सॉल्व कर लोगे तो P अपान में P डैश इक्वल टू 2.2 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। इसको बाद में और अच्छे से कंफ्यूजन हटाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, P क्या था? हवा में क्षमता, और P डैश क्या था? द्रव में क्षमता। उनका अनुपात कितना आ रहा है? 2.5। ठीक है। अब इसी में अगर पूछा होता, बस अनुपात पूछ दिया, ये नहीं पूछा कि हवा वाले को ऊपर रखना है कि द्रव वाले को। कई बार बोल देगा कि द्रव में हवा में अनुपात, हवा में क्षमता बटे हवा में क्षमता तथा द्रव में क्षमता का अनुपात बताओ, तो फिर हमको क्रम ध्यान करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तब तो यही आंसर हो जाएगा। मान लो उसने बोल दिया कि द्रव में क्षमता तथा हवा में क्षमता का अनुपात बताओ, फिर तो द्रव वाले को ऊपर करना पड़ेगा, हवा वाले को नीचे करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 अपान 2.5 आंसर हो जाएगा, बस आंसर पलट जाएगा अगर ऐसा पूछता तो। वैसा अभी तो जितना पूछा है इसको तो कैसे भी लिख दो, द्रव को ऊपर कर दो या हवा को कर दो, ऐसा उसने कुछ तुमको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि किसका, बस उसने अनुपात केवल पूछ दिया। ठीक है। लेंस मेकर सूत्र, पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। यही तो इसमें जो है इसको कर लेना तुम लोग। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान V माइनस 1 अपान U। ये तुम्हारे सबके पास होगा बुक में, सॉल्व कर लेना, तो इसको बुक से कर लेना। ठीक है, इसमें फर्जी का टाइम क्या खराब करें, बुक से करें। ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान देना, ये लेंस मेकर फार्मूला नहीं होता है, लेंस मेकर फार्मूला ये होता है। ठीक है, और लेंस मेकर फार्मूला में R1 R2 का टर्म इसलिए आता है क्योंकि इस लेंस को जब बनाते हैं तो किसी न किसी सांचे में या ढाल के बनाएंगे। माइक बंद कर लो तुम धीरेन्द्र अपना, बहुत ज्यादा कर। तो जब हम बनाएंगे, कोई लेंस बनाते हैं तो इस तरीके की, जैसे गुझिया बनाते हैं ना, उसमें वो दोनों साइड में रहते हैं कटोरी टाइप से, तो बंद कर देते हैं, गुझिया बन जाती है, खोल देते हैं, बढ़िया बड़ी बनाए निकल। वही कहानी इसमें होती है लेंस में। लेंस में दोनों तरफ से प्लेट होगी, थोड़ा सा कर्व्ड प्लेट होगी, अवतल प्लेट होगी, उसको दोनों को इसे चिपका देंगे और ऊपर से थोड़ा सा होल रहेगा, वहां से कांच को गला के डालते हैं। जब गला के डालेंगे थोड़ी देर में, जब ठंडा हो जाएगा इनको खोल देंगे, बढ़िया हमको लेंस बढ़िया ठोस ठंडा होने के बाद मजबूत हो जाएगा, लेंस लेंस मिल जाएगा, उसका यूज कर लेंगे। इसलिए लेंस मेकर, तो उसमें क्या होगा कि उन जो तुम्हारी जो सांचे होंगे, कहाँ वो जिस भी सांचे के में ढाल के बनाओगे लेंस का, तो उस सांचे की जो रेडियस होगी या त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, वो यहाँ से डिसाइड होती है। हमको तो सिर्फ फोकस दे दिया जाएगा, कितनी फोकस दूरी का बनाना है, तो हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। यह तो आसान होता है। इसको यहाँ पे कुछ वैल्यू रख दो, एन रख दो, पदार्थ का पूर्णांक रख दो, एफ का मान रख दो, R1 R2 दोनों इक्वल कर दो, एक तो अन्य बचेगा, आर का मान निकल आएगा। मैं इसे ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ, परीक्षा में इस तरीके की चीजें नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखना कि लेंस मार्क का फार्मूला ये होता है, ना कि ये। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव में अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये तो सबको आता है कि नहीं आता? ये डेरिवेशन है। सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे,
इसको कभी कभी अच्छी स्थित, अनुदैर्ध्य स्थित या टैन स्थित, कुछ भी बोल सकता है। ये इसकी अक्ष होती है, ये प्लस माइनस आवेश हो गया, प्लस आवेश हो गया, तो इसी अक्ष के अनुदिश यहाँ पे कोई बिंदु होगा, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देगा। इसके लिए क्या करेंगे, क्या वैद्युत द्विध्रुव ए बी, तो वैद्युत द्विध्रुव ए बी के परवैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी के परवैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। द्विध्रुव के आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के बीच की दूरी 2l है, ये 2l है। माना द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु P, माना द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, ये मध्य बिंदु O से r दूरी पर है। स्थिति में कोई बिंदु P है, यहाँ पे किसी की जगह कोई लिख लो, सेंटेंस नहीं बन रहा, ठीक है। कोई बिंदु P है जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी r है, यहाँ से मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी r है, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसमें क्या होगा, माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रम से E1 E2 होगी। प्लस क्यू के कारण मान लो E1 और माइनस क्यू के कारण E2। तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा आवेश के, अगर धन ऋण आवेश है तो आवेश के अनुदिश होगी तीव्रता, आवेश की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और धन आवेश है तो क्षेत्र के बाहर दूर की ओर जाएगी वैद्युत, सारी आवेश से दूर बाहर की ओर निकलेगी, दूर जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। यहाँ से निकालते हैं E1, E1 क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, ठीक है, इसमें दिशा नहीं है। 1/4 के क्यू अपान में r माइनस एल। E1 इस प्लस क्यू के कारण हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, यहाँ ये वाली r है, ठीक है, इतनी, ये वाली l है, तो ये वाली r माइनस एल हो जाएगी, r माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। इसके अनुदिश होगी बी पी की, बी कहाँ है, बी ये है, पी ये, बी पी के अनुदिश का मतलब हो गया बी से पी की ओर, ये वाली दिशा, बी से पी की ओर चलोगे तो यही तो दिशा दिखेगी, समझ गए। इसके बाद क्या हो जाएगा, E2 माइनस क्यू के कारण होगा 1/4 और 5, माइनस क्यू की दूरी यहाँ से कितनी है, ये वाली r हो गई, अब प्लस ये वाली l, तो r प्लस l का स्क्वायर, और क्यू तो आवेश, सही आवेश का परिमाण। ये इसकी दिशा क्या हो जाएगी, पी ए के अनुदिश, पी से ए की ओर, पी से ये पी से ए की ओर, इस दिशा में हो जाएगा। ये वाले पॉइंट नहीं भी लिखोगे एक बारी तो नंबर ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, अगर ध्यान रहे तो लिख देना, नहीं समझ में आ रहा तो गलत मत लिखना, इसको लिखना ही मत, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, ब्रैकेट वाले। अब आता है, अब E1 का मान E2 से ज़्यादा होगा, परिमाण में अगर देखा जाए तो इसका मान इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका हर छोटा होगा, इसमें r माइनस एल है, इसमें r प्लस एल है। अतः परिणामी तीव्रता का परिमाण E, जो जो बटे जो परिणामी तीव्रता होगी उसका परिमाण जो होगा E1 माइनस E2 होगा। हम क्या करते हैं, E1 का मान हो गया, E2 का मान होगा, डिफरेंस ले लिए, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करना तुम्हारा काम है, ठीक है, इतना तो ज्ञान होगा, सॉल्व करना आता होगा। पूरा देख लो, अगर किसी को समझ कहीं पे कोई दिक्कत हो, कुछ कट रहा हो तो, ठीक है। इसको जब फाइनली सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर, ये आ जाएगा मेरा ई नेट क्यू इंटू 2l अपान में 4 पाई ठीक है। इसमें कुछ और बच रहा है, आर भी होना यहाँ पे, इंटू में 2r और अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना सब आएगा। इसको अब ये है, यदि r की वैल्यू l से बहुत ज़्यादा हो, कहने का मतलब ये है, मान लो द्विध्रुव है मात्र 1 सेंटीमीटर का और बिंदु P है 10 किलोमीटर पे, तो द्विध्रुव का एल तो आधा लंबाई और छोटी हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर का तो 1 ही सेंटीमीटर एल बचेगा, या आधा सेंटीमीटर एल बचेगा, अगर पूरा द्विध्रुव 1 मीटर का 1 सेंटीमीटर का। अब P यहाँ से कितनी बहुत दूर है, 10 किलोमीटर में है, तब तो फिर क्या दिक्कत होगी, तब तो आर का मान एल से बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो आर का मान एल से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के ही बराबर आएगा। इसको क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह में आर स्क्वायर ही रख देंगे। फिर यहाँ से ई बराबर में क्यू इंटू ट्वेल्व अपान फोर पाइव एप्सिलॉन के टू आर अपान में आर स्क्वायर की घात में 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, आर से आर एक तो कट जाएगा, इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन के 2 पाई अपान में आर क्यूब आ जाएगा। यहाँ से अब क्यू इंटू ट्वेल्व को पी बोलते हैं, विद्रोह गुण होता है। ये हमारा डराइव हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका एग्जाम।